हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स और इस वीडियो में यहाँ हम कर रहे हैं एनडीए यूजीसी नेट की तैयारी, जिसके की फॉर्म निकल चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अ, हम करेंगे आज करेंगे हम ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरीज, यानी कि मेरे इस वीडियो से हम शुरू करेंगे हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो जो ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरीज हैं, लंबी क्रोनोलॉजी है उसकी 1776 से 1953 तक की। तो लेकिन ये शुरू करने से पहले पहले हम देखेंगे कि 1776 से पहले, यानी 1776 यानी जब एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस आई थी, उससे पहले क्या चल रहा था इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की एरियाज में। तो उससे पहले थे हमारे मर्केंटलिस्ट। मर्केंटलिस्ट जो थे वो कौन थे? वो एक ग्रुप था जो कि व्यापारी वर्ग का एक ग्रुप था, जिसमें कि मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, फिलोसोफर्स थे। उनका ये कहना था कि इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए, और कोई भी जो कंट्री है वो तभी अमीर हो सकता है जबकि उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट से ज्यादा हो, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सरप्लस में हो। तो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे या एक्सपोर्ट सरप्लस होगा तो उससे क्या होगा? उससे कंट्री में आएगा सोना, है ना, गोल्ड एंड सिल्वर। तो कंट्री में गोल्ड एंड सिल्वर उससे बढ़ेगा, और उससे जो कंट्री में पैसा आएगा वो उससे उसका क्या होगा? डिफेंस सिस्टम जो उसका मजबूत होगा, उसका डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा, और वो जो कंट्री है वो शक्तिशाली हो जाएगा। तो अ, ऐसा वो कहते थे कि इसका मतलब साफ है कि अगर कोई दो कंट्रीज ट्रेड कर रहे हैं और एक जो कंट्री है वो रिच बन रहा है, पावरफुल बन रहा है, तो वो सिर्फ दूसरी कंट्री की कॉस्ट पे ही कर रहा है। यानी कि अगर दो लोग ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। तो क्या बात है ध्यान रखने की? सबसे पहले तो मर्केंटलिस्ट कहते थे इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो सरप्लस में रहे। उससे क्या होगा? गोल्ड एंड सिल्वर का जो है इनफ्लो होगा हमारी इकोनॉमी में, हमारी उस कंट्री में, और उससे वो जो कंट्री है वो रिच बनेगा, रिच होने से पावरफुल होगा क्योंकि उसका डिफेंस सिस्टम भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए जब ट्रेड होता है, जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो एक कंट्री जो है वो रिच बनता है, और वो रिच कैसे बनता है? दूसरे कंट्री की कॉस्ट पे बनता है, दूसरे कंट्री को वीक बना के करता है। तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब क्या ये था कि वो ये विश्वास करते थे कि जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दो नेशंस के जो इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि वो उसकी जो कंट्री है वो पावरफुल हो जाए और रिच हो जाए? तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वेज और प्राइस पे कंट्रोल इम्पोज करती थी कि वहां पर वेजेस बहुत ज्यादा ना बढ़ जाएं उनकी कंट्री में, और प्राइसेस बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि डेफिनेटली इससे आपके एक्सपोर्ट्स में इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, या आपकी घरेलू उत्पादों की अगर कीमतें ज्यादा हैं तो जो बाहर से आप इंपोर्ट करेंगे चीजें, वो चीजें निश्चित रूप से सस्ती होंगी और घरेलू उद्योग धंधों को नुकसान पहुंचेगा। साथ ही वो जो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, जो नेशनल इंडस्ट्रीज थी, उनको प्रमोट करते थे, फिनिश गुड्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट करते थे, रॉ मटेरियल के इंपोर्ट को प्रमोट किया जाता था, यानी कि आपको बाहर से जो मंगाना है रॉ मटेरियल मंगाइए और फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करके फिर उन्हें बेचे, तो उससे जो एक्सपोर्ट है वो सरप्लस में रहेगा। वो एक वो लिमिट कर देते थे कि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट इतना ही करना है और फिनिश गुड का इंपोर्ट इतना ही करना है, ऐसे वो लिमिट्स भी डिसाइड करते थे। और जो एक्सपोर्ट का सरप्लस है उससे गोल्ड आता था, और उससे कंट्री जो है वो पावरफुल बनता था। अब देखिए इंटरनेशनल ट्रेड में क्या टाइप्स हैं, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो होता है हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड। तो एक्सपोर्ट ट्रेड का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब है सेल्स, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अ फॉरेन कंट्री, दूसरी कंट्री में वस्तुओं और सेवाओं को बेचना। इंपोर्ट ट्रेड, दूसरी कंट्री से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। ये क्यों किया जाता था? देखिए दो कारण होते थे। इंपोर्ट इसलिए किया जाता था, या तो वो कंट्री अपने देश में वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, या फिर
वो जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसके मामले में वो थोड़ा डिसएडवांटेजेस है। प्रोडक्शन की कॉस्ट दूसरी कंट्री की कॉस्ट के मुकाबले वहां पर ज्यादा आ रही है, तो फायदे में यह रहता है कि आप दूसरी कंट्री से वो चीज इंपोर्ट कर लें। एक होता है इंटरपोर्ट, या जिसे हम री एक्सपोर्ट भी कहते हैं। इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब ये है कि आप किसी कंट्री से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कीजिए और फिर फिनिश गुड को एक्सपोर्ट कीजिए। अब देखिए जैसे ये एग्जांपल है, इंडिया जो है वो चाइना से गोल्ड को इंपोर्ट करता है और फिर ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करता है, तो ये होता है इंटरपोर्ट ट्रेड। अब ये जो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं, तो सबसे पहले तो अगर हमारी कंट्री में कोई भी रॉ मटेरियल है जो बहुत ही मतलब ज्यादा मात्रा में है, बहुत आज से पाया जाता है, इफ इट इज इन प्लेंटिफुल क्वांटिटी, तो वी कैन मेक यूज ऑफ दैट, हम उसका यूज कर सकते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी पैमाने के प्रतिफल के फायदे भी मिलते हैं, बिकॉज अगर आप दूसरी कंट्री को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके यहाँ उस वो जो चीज है उसकी उस चीज की का प्रोडक्शन मास स्केल पे होगा। एक तो आपकी घरेलू नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और एक दूसरी कंट्रीज की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो दैट मीन्स मास स्केल पे प्रोडक्शन होगा। मास स्केल पे प्रोडक्शन होने की वजह से स्केल की इकोनॉमीज के बेनिफिट्स भी हमें मिलेंगे। मार्केट में कंपटीशन बनता है, कंपटीशन बनने से क्या होगा कि कंज्यूमर्स, इट्स आल्सो गुड फॉर कंज्यूमर्स, बिकॉज जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और उसके जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत ही रीजनेबल रहेंगी। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी होता है, अगर आप किसी कंट्री में दूसरी कंट्री में कोई टेक्नोलॉजी है जो आपकी कंट्री में नहीं है और आप वहां से वो चीज को इंपोर्ट करते हैं, या फिर आप टेक्नोलॉजी को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ट्रांसफर होता है टेक्नोलॉजी का और ये निश्चित रूप से बेनिफिशियल है। फिर अगर देखिए ज़्यादा आपकी कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग नॉट ओनली फॉर योर सेटिस्फाइंग योर कंट्रीज डिमांड बट फॉर अदर कंट्रीज डिमांड, तो दैट मीन्स मास स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो जॉब क्रिएशन भी होता है और नेशनल इनकम भी बढ़ती है। नेशनल इनकम क्या है इसका एक वीडियो हमने अलग से बना दिया है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद देखिए इसकी कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि आपका जहाँ जिस कंट्री से आप इंपोर्ट करते हैं अगर किसी से ज्यादा, तो आप उस पर ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। आपके घर में सॉरी आपकी कंट्री में वो जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं वो डेवलप नहीं हो पाती हैं, तो आपकी ओवर डिपेंडेंस हो जाती है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। साथ में आपकी जो कंट्री में अगर कोई नई कंपनीज प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहती है, नई कंपनीज के लिए अनफेयर होता है, क्योंकि जब नई कंपनीज हैं तो क्या होता है कि मास स्केल पे एकदम से वो प्रोडक्शन नहीं कर पाती, हो सकता है उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा हो, या फिर जो आपके घरेलू उद्योग धंधे हैं वहाँ पे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और बाहर से आप जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कम है, तो निश्चित रूप से आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो नहीं फल फूल पाएंगी, और जो या फिर जो नई कंपनीज हैं जहाँ पर उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, जो कि मार्केट में स्टेब्लिश होने के लिए स्ट्रगल कर रही होती हैं, तो उनके लिए भी ये अनफेयर हो जाता है। और साथ में नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर इंडिया चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से इम्पोर्ट करता है, तो इन केस अगर कभी इंडिया चाइना वॉर होता है तो हमारी कंट्री के लिए वो फिर अच्छा नहीं होगा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट भी है। उसके बाद है नेशन के हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर प्रेशर रहता है। ऑयल कंट्रीज जो है सिर्फ अपनी जो और कुछ नहीं करती हैं, अपना तेल बेच के अपना काम चलाती हैं। जिस दिन उनके ऑयल के जो रिसोर्सेज हैं खत्म हो गए, सारे भंडार खत्म हो गए, तो उस दिन उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और चूंकि वो अगर हम सिर्फ अपने इस रॉ मटेरियल को बेचकर या कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को बेचकर अपनी जो इनकम है कंट्री की वो बनाते हैं, तो निश्चित रूप से नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर तो रहता ही है, डेफिनेटली प्रेशर रहता ही है। अब देखिए ये मैंने है यहाँ पे लिखा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरीज का 1776 से 1953 तक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ मैं लिख देती हूँ इम्पोर्टेंट। नेट के एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पे ट्रेड थ्योरीज के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे 4 से 5 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 1776 से शुरू हो रहा है, एडम स्मिथ के एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी
फिर रिकार्डो की कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, हेबलर हेक्सचेरोलिन, उसके बाद ये लेंटिफ पैराडॉक्स तक। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अब देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की 1776 में। 1776 में एडम स्मिथ ने इस थ्योरी को दिया था। ये एडम स्मिथ, इन्होंने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में इसको डिस्क्राइब किया था। तो ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि अगर आप कम रिसोर्सेज में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं तो आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, रिकार्ड एडम स्मिथ यही कहते थे कि अगर आप कम रिसोर्सेज में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं तो दैट मीन्स आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। ज्यादा प्रोडक्शन से मतलब है कि किसी दूसरी कंट्री के मुकाबले आप ज्यादा कर सकते हैं। ओके। तो सिंपली आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि आप की कैपेसिटी क्या है प्रोडक्शन की? तो कंपैरिजन अगर आपको करना है दो कंट्रीज में तो सिंपली लेबर प्रोडक्टिविटीज की बेसिस पे कंपैरिजन होता था। कंपैरिजन हो सकता है, ऐसा एडम स्मिथ ने कहा। ये क्या है इसको डिटेल में अभी हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप जब वो एग्जांपल देखेंगे तो एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और यानी कि ये कह रहे हैं, एडम स्मिथ कह रहे हैं कि if a country is having absolute advantage in producing anything, then it is beneficial for that country to do international trade. But अगर absolute advantage नहीं है, if it is possible, if there is no absolute advantage, then इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा, ऐसा एडम स्मिथ कहते थे। और ये पॉसिबल भी है कि कोई कंट्री जो है, ऐसा भी हो सकता है कि सपोज अगर दो गुड्स का ही मार्केट है तो कोई जो कंट्री है वो दोनों गुड्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज, दोनों में से किसी भी गुड में एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं रखती हो किसी दूसरी कंट्री के मुकाबले। हो सकता है कि वो दोनों ही दूसरी कंट्री के मुकाबले कम प्रोड्यूस करती हो। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। अ, तो इसको ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और इस एग्जाम्पल के बाद आपके दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल में आई हैव टेकन टू कंट्रीज, ब्राजील एंड यूएस, एंड ऑल्सो टू गुड्स, कार्स एंड ट्रक्स। ओके, US is producing 10 units of car and 5 units of trucks per per worker. ओके, लेबर की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से हम मेजर करते हैं, मैंने पहले ही बोला। एंड ब्राजील इज प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स ऑफ कार एंड 10 यूनिट्स ऑफ ट्रक पर लेबर। ठीक है, you can clearly see that US has an absolute advantage in producing कार्स। ठीक है, यूएस को कार प्रोड्यूस करने में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो रहा है बिकॉज ब्राजील तो 5 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पा रहा है पर लेबर एंड यूएस इज प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स। एंड here we can see that Brazil is having absolute advantage in producing trucks. Okay, Brazil is producing 10 units of trucks per labor and US is producing 5 units of trucks per labor. So in this case, what will happen? US will produce only cars and Brazil will produce only trucks, and Brazil will import cars, US will import trucks. तो इसको थोड़ा सा देखेंगे, अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता है तो दोनों क्या कितना प्रोडक्शन कर पाते हैं। ओके, तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता है तो यूएस विल प्रोड्यूस 15 यूनिट्स ऑफ vehicles, 5 truck and 10 cars, and Brazil will also produce 15 units. But in case of international trade, यानी कि वो अपने यहाँ वाले रिसोर्सेज भी कार पे लगा देगा यूएस, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ 10 + 10 20 यूनिट्स ऑफ ट्रक्स प्रोड्यूस करेगा यूएस। ब्राजील अपने सारे रिसोर्सेज यहाँ ट्रक पे लगा देगा, तो ब्राजील में क्या होगा, 10 + 10 यूनिट्स ऑफ ट्रक्स, दैट मीन्स 20 यूनिट्स ऑफ ट्रक्स प्रोड्यूस होंगे। तो इस केस में यहाँ पे देखिए दोनों को ही फायदा होगा, टोटल प्रोडक्शन ज्यादा होगा। सेकंड चीज जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से भी मेजर करते हैं। और थोड़ा सा आगे वाली स्टेज में जब हम कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज करेंगे तो हम उसको भी देखेंगे कि कैसे इसको मेजर किया जाता है।
अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि कंट्री जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं हो दोनों ही गुड्स की प्रोडक्शन में। जैसे आप देखिए ये वाला जो एग्जांपल है यहाँ पे हम देखेंगे यूएस जो है पर वर्कर 5 यूनिट्स क्लोथ्स जो है प्रोड्यूस कर रहा है, बट इंडिया इज प्रोड्यूसिंग ओनली 4 यूनिट्स ऑफ क्लोथ्स। लैपटॉप का प्रोडक्शन देखिए, यूएस इज प्रोड्यूसिंग 12 यूनिट्स while इंडिया इज प्रोड्यूसिंग ओनली 1 यूनिट। तो इंडिया इज इन डिसएडवांटेजेस पोजीशन इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स क्लोथ एंड लैपटॉप। ठीक है, इंडिया का क्लोथ भी कंपैरेटिवली कम है, लैपटॉप भी कंपैरेटिवली कम है। तो जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ ने कहा इस केस में कोई ट्रेड नहीं होगा, नो ट्रेड इन दिस केस। ओके, अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज theory. Okay, according to absolute cost advantage theory, there will be no trade in this situation अगर absolute advantage नहीं है तो। अब वो देखिए कुछ सॉल्यूशंस थी इस थ्योरी का, जिसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं एक बार। किसी भी तरह का कोई ट्रेड बैरियर नहीं है, कोई टैरिफ नहीं है, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है, और जो गुड्स है उसका फ्री मूवमेंट है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं है। अभी हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए ये जो सारी चीजें हैं, ट्रेड बैरियर्स हैं ये, कि अगर टैरिफ लगा दें, कस्टम ड्यूटी लगा दें, हम देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में जो है प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, दूसरी कंट्री में कम आ रही है, और वहाँ से वो गुड्स हमारे यहाँ इम्पोर्ट हो जाएंगी, तो हमारे कंट्री की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लॉस हो सकता है। तो इसके लिए ट्रेड टैरिफ वगैरह लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस थ्योरी के लिए ये माना है कि देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो कस्टम ड्यूटीज, नो टैरिफ के साथ में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, उत्पादन के समता प्रतिफल, कांस्टेंट प्रतिफल मिल रहे हैं। उसके बाद जो है लेबर की जो मोबिलिटी है सेक्टर्स के बीच में परफेक्ट है, लेकिन अक्रॉस बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज या दो कंट्रीज के बीच में लेबर की प्रोडक्टिविटी नहीं है, लेबर इमोबाइल है। साथ में इस मॉडल में सिर्फ दो गुड्स, दो कंट्रीज हैं, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो क्रक्स क्या है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी का? तो क्रक्स ये है कि ट्रेड विल टेक प्लेस only when one country exports that good in which it enjoys absolute advantage to the second country for importing the other good in which later is having absolute advantage. That means ट्रेड कब होगा? एक कंट्री को एक गुड के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है सेकेंड कंट्री के कंपैरिजन में। ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है सेकेंड कंट्री के कंपैरिजन में, उस सेकेंड कंट्री से उस चीज को इंपोर्ट करने में। ओके, यानी और फिर इससे क्या होता है, जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो उससे क्या होता है, जो है लेबर का स्पेशलाइजेशन होता है, क्योंकि मास स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स लेबर प्रोडक्टिविटी और भी ज्यादा हाई हो जाती है, एंड इट इट ऑल्सो लोअर्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स एब्सोल्यूट एडवांटेज। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर टेंड्स टू higher labor productivity, tends to lower cost of production, and this tends to absolute advantage। अब देखिए नेक्स्ट हम, अब ये एब्सोल्यूट एडवांटेज क्यों होते हैं? एब्सोल्यूट एडवांटेज देखिए दो रीजंस हैं। सबसे पहले तो कुछ कंट्री को नेचुरल एडवांटेजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। अगर कहीं पर, जैसे मैंने बताया ऑयल कंट्रीज हैं, वहाँ ऑयल है, वहां पर ये नेचुरल रिसोर्स है उनका, तो उसकी वजह से वो ट्रेड करते हैं। कहीं पर कोस्टल एरियाज हैं, सिर्फ छोटा आइलैंड है, चारों तरफ समुद्र है, तो उस तरह उस हिसाब से वहां का प्रोडक्शन होता है, वो एडवांटेज होता है उनको। अगर कोई रिवर बेसिन पे है कोई जगह, तो वहां पर उस तरह के अलग तरह के एडवांटेज हो सकते हैं। अगर कहीं बहुत ठंडी जगह है, गर्म जगह है, अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज उनके पास होते हैं कंट्रीज के पास, उस हिसाब से उन्हें एडवांटेज मिलता है। सेकंड थिंग इज एक्वायर्ड एडवांटेज। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज तो जो हमें नेचर ने दी है, एक्वायर्ड एडवांटेज जो कि हम खुद अपने यहाँ बनाते हैं। जैसे कि कहीं पे कोई टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप है, स्किल किसी कई लोगों की स्किल्स बहुत डेवलप हैं। अगर आप कहीं थोड़े टाइम पहले की बात देखें, कुछ साल पहले की, चाइनीज जो है वो ये चाइना के लोग, अभी थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है, बट चाइनीज लोग इंग्लिश ज्यादा नहीं बोल पाते, और हमारे यहाँ पर
इंग्लिश का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो वो एक एडवांटेजेस पोजीशन में हैं हम। ये स्किल हमने खुद एक्वायर की है इस तरह से और सॉरी तो कुछ भी इस तरह के एक्वायर्ड एडवांटेजेस हो सकते हैं। कहीं पर जो आईसीटी है उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी कहीं बहुत डेवलप है, कहीं पर जो आपका स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग है, सिर्फ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, वो टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप है, या फिर कहीं पे कोई इनोवेशन हुआ है, नया इनोवेशन हुआ है किसी भी फील्ड में, तो वो एडवांटेज मिल सकता है। तो ये कई तरह के एडवांटेज होते हैं जिसकी वजह से कोई कंट्री एब्सोल्यूट एडवांटेज में होता है किसी दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में। अब वो जिस अब अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया तो जब अब हम नेक्स्ट करेंगे डेविड रिकार्डो की ये थ्योरी रिलेटिव और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, तो पूरी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। ये है 1817 में दी थी रिकार्डो ने कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। अब ये क्या है सबसे पहले देखते हैं कि एब्सोल्यूट में और कंपैरेटिव में डिफरेंस क्या है। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से भी हम इसको समझ सकते हैं एडम स्मिथ की थ्योरी को। तो यहाँ पे हम ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी करेंगे। सबसे पहले तो देखिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई एक गुड के बदले जब हम दूसरी गुड का सेक्रीफाइस करते हैं, किसी एक कमोडिटी के गेन के बदले जब दूसरी कमोडिटी का जो सेक्रीफाइस किया जाता है, जितना सेक्रीफाइस किया जाता है उसका मेजरमेंट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बार फिर बताती हूँ, किसी एक कमोडिटी के गेन के लिए दूसरी कमोडिटी का जो सेक्रीफाइस किया जाता है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो absolute is the ability to produce more amount of good using lesser quantity of input compared to other countries। ठीक है, ये ध्यान रखना है compared to other countries। हम अगर कोई भी जो if anything we can produce more with less amount of less amount of resources compared to other countries, then we are in absolute advantage। ठीक है, अब comparative advantage, what is comparative advantage? Comparative advantage is ability to produce good at lower opportunity cost। ठीक है, यहाँ पर absolute advantage की बात कर रहे हैं, that means उसी रिसोर्स से हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं दूसरी कंट्री के मुकाबले। ओके, एंड कंपैरेटिव एडवांटेज दैट मीन्स हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो डिफरेंस है, अगर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है तो दैट मीन्स वी कैन डू इंटरनेशनल ट्रेड एंड वी विल बी इन बेनिफिट ऑफ फ्रॉम डूइंग इंटरनेशनल ट्रेड। अब थोड़ा सा ये वाला जो हम एग्जांपल है हम देखते हैं, ये एग्जांपल है अपना एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का। ओके, यूएस इज प्रोड्यूसिंग आउटपुट पर वर्कर, मैंने लिखा है यहाँ पे ये आउटपुट पर वर्कर है, तो पर वर्कर यूएस इज प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स ऑफ कार while India is producing 2 units of car. US is producing 1 unit of apple and India is producing 8 units of apple। तो देखिए यहाँ पर ये जो है यूएस कार के प्रोडक्शन में एडवांटेजेस पोजीशन में है, while इंडिया जो है इंडिया एप्पल के प्रोडक्शन में एडवांटेजेस पोजीशन पे है। अब कितना ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन पे है थोड़ा देखते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा क्या है, सेक्रीफाइस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1 यूनिट एप्पल के लिए कितना गेन होगा, कार का 5 यूनिट्स। ओके, एप्पल का कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपन पर वर्कर 1 यूनिट का, तो उससे अपने को क्या मिलेगा, कार 5 यूनिट्स। दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई, 0.20। ओके, अब यहाँ पे देखिए कार के लिए इंडिया की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यहाँ पर एप्पल की 1 यूनिट सेक्रीफाइस, एप्पल के 8 यूनिट्स के बदले जो कार है कार की 2 यूनिट्स ही मिल रही हैं। एप्पल के 8 यूनिट्स के बदले कार की 2 यूनिट्स ही मिल रही हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 4। अब देखिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर है किसकी, यूएस की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर है यूएस की।
अब एप्पल देखेंगे, एप्पल 5/1 यानी कि 5 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यूएस के लिए, इंडिया के लिए है 2/4, दैट मीन्स 0.25 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इंडिया के लिए। यहाँ 5 है यूएस के लिए, ये है 0.25 इंडिया के लिए, तो दैट मीन्स यहाँ पर इंडिया की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर है। तो क्या होगा, ये जो अपना यूएस है, यूएस किसका प्रोडक्शन करेगा, यूएस जो है कार का प्रोडक्शन करेगा, सिर्फ इंडिया सिर्फ एप्पल्स का प्रोड्यूशन करेगा, प्रोडक्शन करेगा। एंड यूएस जो है इंडिया से एप्पल को इंपोर्ट करेगा, इंडिया यूएस से कार को इंपोर्ट करेगा। In this case, US should export cars as it has lower opportunity cost compared to India, and India should export what apples as it has the lower opportunity cost in production of apples. Okay. अब देखिए नेक्स्ट एक दूसरा केस देखते हैं। अब इस केस में यूएस जो है वो दोनों ही गुड्स के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज रखता है। दो गुड्स ली हैं, फर्स्ट इज टेक्सटाइल, सेकंड इज लैपटॉप। ओके, यूएस इज प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल पर वर्कर while India is producing 4 units only. US is producing 12 units of laptops while India is producing 1 unit only per worker. Okay, so in this case India is in disadvantageous position in production of both the commodities. अब याद रखिए, देखिए अगर एडम स्मिथ वाली थ्योरी देखें तो एडम स्मिथ वाली थ्योरी के केस में देयर शुड नॉट बी एनी ट्रेड बिटवीन दीज टू कंट्रीज, क्योंकि इंडिया को दोनों ही केसेस में नुकसान हो रहा है, तो ट्रेड नहीं होना चाहिए। बट अगर अपन डेविड रिकार्डो की बात करें तो डेविड रिकार्डो ने क्या कहा था, उसने कंसेप्ट दिया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो अब अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेते हैं दोनों की। टेक्सटाइल्स में देखते हैं, टेक्सटाइल्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हो जाएगा 12/5, 12/5 कितना आया, दिस इज 2.4 और इट इज 1/4, दैट मीन्स ये हो गया 0.25। यहाँ पर इंडिया का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर है इन कंपैरिजन ऑफ यूएस। ओके, इंडिया का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर है इन कंपैरिजन टू यूएस। ऐसा वर्टिकली हम देखेंगे, वर्टिकली देखेंगे इसको। उसके बाद लैपटॉप्स देखें, यहाँ पे ये है 5/2, दैट मीन्स 0.41, ये है 4/1, दैट मीन्स 4। तो क्लियरली यहाँ पर यूएस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, यहाँ पर यूएस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। सो इन दैट केस यूएस शुड produce only laptops and India should produce textiles, and they both should do international trade. इंडिया को जो है यूएस को टेक्सटाइल देना है और यूएस को है इंडिया को लैपटॉप एक्सपोर्ट करना है। ओके, तो इन दिस केस यूएस हैज absolute advantage in textile production as 5 is greater than 4, and similarly US has absolute advantage in laptop production as 12 is greater than 1. Thus US has absolute advantage in both the goods, then it should not then should it no trade in India? Yes, according to absolute cost advantage theory there should not be any trade between these two countries, but as per the comparative cost advantage theory, US has lower opportunity cost in producing laptops compared to India. 0.41 is less than 4, and India has lower opportunity cost in textile compared to USA. 0.25 is less than 2.4. So US should focus only in laptop production and India should focus only in what, textile production. So this is comparative cost advantage theory, and hope you understand what is the difference between these two theories. तो इसका क्रक्स क्या, एक इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है, अब ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिफरेंस क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस। ऐसा किसने कहा था, डेविड रिकार्डो ने कहा था। डेविड रिकार्डो ने कहा कि लेबर तो होमोजेनस है सब जगह, बट चूंकि टेक्नोलॉजी में डिफरेंस होता है इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिफरेंस होता है। तो ये कि हमारी ये दोनों थ्योरीज नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इसके आगे वाली जो थ्योरी है एक्सचेरोलियन वाली,
तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।